शान। तमिलनाडु में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अलर्ट। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी इसी तरह भारी बारिश के आसार। ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। राजस्थान में भी कहीं कहीं हो सकती है बूंदाबांदी। दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान। महाराष्ट्र के तटों पर भी समुद्र में ना जाए मछुआरे। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। आज मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां चलेंगी तेज हवाएं। इसके साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। तमिलनाडु में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन कर्नाटक के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात के आसार हैं। केरल और तेलंगाना में भी हो सकती है तेज वर्षा। बंगाल की पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी में सटे हुए इलाकों में चलेंगी काफी तेज हवाएं। दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर भी काफी तेज हवाओं का अनुमान है। 2 दिन महाराष्ट्र के तटों पर भी मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि इन तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने के आसार बने हुए हैं। वहीं बात गुजरात, कोंकण और गोवा की करें तो कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। खास खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं बारिश के पूर्वानुमान पर और जानते हैं कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। तेलंगाना में कई जगह बादल बरसेंगे, जबकि रायलसीमा के अधिकतर इलाकों में बरसात की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई स्थानों पर वर्षा संभव है। 2 दिन तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर पानी बरसेगा। केरल में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई जगह बरसात होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई जगह वर्षा संभव है। वहीं लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जबकि उड़ीसा में 2 दिन छुटपुट जगहों पर पानी बरस सकता है। झारखंड और बिहार में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। उत्तर के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को गिने चुने इलाकों में बादल बरस सकते हैं। साथ ही राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं पानी बरस सकता है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ में इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे। 2 दिन कोंकण और गोवा में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही बारिश की स्थिति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह बारिश हुई। लक्षद्वीप में कई जगह बादल बरसे। केरल के अधिकतर इलाकों में बरसात हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में जगह जगह बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा हुई। तेलंगाना में कुछ जगह तो रायलसीमा में कई जगह बरसात हुई। कर्नाटक में ज्यादातर जगहों पर बादल बरसे।
कोंकण और गोवा के कई भागों में बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं पानी बरसा। उधर अरुणाचल प्रदेश के गिने चुने इलाकों में वर्षा हुई। ओडिशा में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात देखी गई। और आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले देख लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। कोंकण और गोवा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के ज्यादा इलाकों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। इस बीच सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। मराठवाड़ा में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। विदर्भ और गुजरात में भी कहीं कहीं इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगह तो हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लहसुन की बुआई। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। ये मौसम कटाई और बुआई के लिहाज से अहम है, लेकिन किन इलाकों में किस समय कौन सी फसल बोएं ये जानना बेहद जरूरी है। इन दिनों ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के किसानों को क्या सलाह है, जानने के लिए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में रागी की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार मक्का की कटाई भी कर लें। उड़ीसा में अगेती धान की कटाई के बाद सरसों की बुवाई भी करें। इन दिनों उड़ीसा में बैगन, लौकी, कद्दू और खीरे जैसी सब्जियों में कीट और रोग लगने की आशंका है। इन सब्जियों में भौरा जैसा दिखने वाला कीट लग सकता है। इतना ही नहीं, बैगन की फसल में फल बेधक का खतरा भी है। पत्तियों पर भूरे या काले रंग के धब्बे भी पड़ सकते हैं। बैगन में तना बेधक का प्रकोप भी हो सकता है। मिर्च की फसल में भी कीट लगने का डर है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि लगातार खेतों में निगरानी करते रहें। अगर किसी तरह का नुकसानदायक कीट या रोग दिखे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। उड़ीसा के ऊपरी हिस्से में टमाटर, बैगन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसान धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के बस्तर पठार क्षेत्र में अलसी, मूंग और उड़द की बुवाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार इलाके में सूरजमुखी और कुसुम की बुवाई का काम भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में काबुली चना, सरसों और अलसी बोएं। गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में धनिया और जीरा बोएं। यहाँ के किसान प्याज की बुवाई भी कर सकते हैं। सौराष्ट्र कच्छ में चने, सरसों और लहसुन की बुवाई पूरी कर लें। मध्य और उत्तरी गुजरात के किसान सरसों, चने और धनिये की बुवाई जारी रखें। उत्तरी गुजरात में तैयार कपास की चुनाई करते रहें। कपास की चुनाई का काम सुबह के समय करना उचित रहेगा।
तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट खेती किसानी से जुड़ी हुई। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। इस समय किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। प्राकृतिक गुणों से भरपूर लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से मसाले के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा ये बहुत सी दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं लहसुन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये काफी बोया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और इटावा, गुजरात के जामनगर और मध्य प्रदेश के इंदौर तथा मंदसौर में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। लहसुन रबी मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर ले। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सके और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको जानकारी दी लहसुन के बारे में। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। और सबसे पहले नजर उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई जारी रखें किसान, ये सलाह दी जा रही है किसानों को। इसके अलावा बता दें कि बुंदेलखंड के किसान भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं, करते रहें। बुंदेलखंड के किसानों के लिए सलाह दी जा रही है। बुंदेलखंड में मसूर, सरसों और मटर भी बो सकते हैं किसान। यहाँ काबुली और देसी चने की बुआई भी कर सकते हैं किसान। उसके लिए भी मौसम बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। पंजाब के किसान उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई करें। यहाँ लंबी अवधि वाले गेहूं की बुआई नवंबर के अंत तक कर लें। पंजाब में सरसों और पालक जैसी सब्जियां बोएं। यहाँ इन दिनों धनिया और मेथी भी बो सकते हैं किसान। शलजम और मूली की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। पंजाब के किसान ब्रोकली भी बो सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आलू की बुआई करें किसान। वो किसान जो कि आलू की फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए सलाह है। अगर वो दिल्ली और आसपास के इलाकों से जुड़े हुए हैं तो आलू की बुआई कर ले। यहाँ के किसान सरसों और गेहूं भी बो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के हिस्सों में धनिया भी बोएं। धनिया की फसल के लिए भी उपयुक्त समय है। वहीं यहाँ के किसानों के लिए बताया जा रहा है कि सरसों, मूली, मेथी की भी बुआई का काम कर सकते हैं।
दिल्ली के आसपास गोभी, ब्रोकली और टमाटर की रोपाई करें। गोभी वर्गीय सब्जियों और टमाटर की रोपाई उभरी हुई क्यारियों पर करें। हरियाणा के किसान आलू की बुआई करते रहें। पश्चिमी हरियाणा में मूंग की बुआई भी जारी रखें किसान। पूर्वी हरियाणा में सरसों की बुआई करते रहें। यहां के किसान मेथी, पालक और मूली भी बो सकते हैं। मौसम अनुसार खेती के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। तमिलनाडु में 2 दिन कुछ जगह बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन कर्नाटक के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात के आसार हैं। केरल और तेलंगाना में भी हो सकती है तेज वर्षा। बंगाल की पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी खाड़ी में सटे हुए इलाकों में चलेंगी काफी तेज हवाएं। दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों पर भी काफी तेज हवाओं का अनुमान है। 2 दिन महाराष्ट्र के तटों पर भी मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि इन तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने के आसार बने हुए हैं। वहीं बात गुजरात, कोंकण और गोवा की करें तो कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और जानें मौसम का हाल मौसम खबर के साथ हमारे YouTube चैनल पर भी। इसी के साथ ही आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जैविक खेती, जैविक उत्पाद, अच्छे दाम, बढ़िया मुनाफा, पर कैसे? परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है फायदेमंद? क्या सच में मिल रहा इस योजना से लाभ? परंपरागत कृषि विकास योजना से जुड़ी सारी जानकारी देखिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ में 20 नवंबर शनिवार शाम 5:30 बजे। क्या आप जानते हैं नाक और गले का संक्रमण, कान से पीला और सफेद पदार्थ निकलना कर सकता है आपके कान को प्रभावित? क्या आपके कान में दर्द रहता है, कान में अजीब सी आवाज आती है? तो हो जाइए सावधान, हो सकते हैं ये एकॉस्टिक न्यूरोमा के संकेत। कहते हैं सभी दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ। यदि आपके कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, कोई घंटियां बज रही हैं बिना वजह से, ये खतरनाक बीमारी होती है। इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए ताकि कान ना हो जाएं बेकाम। सुनिए अपने कानों की बहरापन, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 से 7 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे।
भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। क्या आप जानते हैं नाक और गले का संक्रमण, कान से पीला और सफेद पदार्थ निकलना कर सकता है आपके कान को प्रभावित। क्या आपके कान में दर्द रहता है, कान में अजीब सी आवाज आती है, तो हो जाइए सावधान, हो सकते हैं ये एकॉस्टिक न्यूरोमा के संकेत। कहते हैं सभी दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ। यदि आपके कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, कोई घंटियां बज रही हैं बिना वजह से, ये खतरनाक बीमारी होती है, इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। ताकि कान ना हो जाएं बेकाम, सुनिए अपने कानों की बहरापन, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 से 7 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे।
माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है, जिंदगी अपनी ये खैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए। माता, कल आपने मयूरेश्वर के प्रति दोष दिखाते हुए कहा था, कैसे भी हो गौरी पुत्र को कैलाश लाना ही होगा। हो सकता है कि वे आपके भय से गौरी पुत्र को खोजने गए हों। सब मेरा दोष ही देखते हैं, मेरा प्रेम कोई नहीं देखता। कमलासुर को समझाने का तुम्हारा प्रयास विफल रहा, जबकि उसकी माता शुक्राचार्य के परामर्श से शिव आराधना को समर्पित हो चुकी है। मैं यही सोचकर चकित हो रहा हूँ प्रभु, कि क्या शिव कृपा से माता पुत्र का मिलन संभव होगा। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की। किसान, बदलते भारत की शान।